तो देखिए कोर्ट में दो टाइप के काम होते हैं। जब कोर्ट रहता है तो उसमें एक तो काम हो गया जुडिशियल, यानी कि जिस टाइम पे जजमेंट्स पास किए जा रहे हैं, जिस टाइम पे लिटिगेशन हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, वो सब। दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव काम। एडमिनिस्ट्रेटिव काम का मतलब क्या हुआ कि जो कोर्ट है उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, यानी कि जो जजेस आ रहे हैं उनका लॉजिस्टिक्स का अरेंजमेंट कैसे होगा, खाने पीने का अरेंजमेंट क्या होगा, जो लोग बैठ रहे हैं कोर्ट्स में उनका खाने पीने का, उनके बैठने के सिस्टम, जो रजिस्ट्रार हैं वो रजिस्ट्रार वगैरह का कैसे काम कोऑर्डिनेट होगा, सारा प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ये सब जो तरीके होते हैं ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों में आता है। ठीक है, और ये रिकमेंडेड है कि जुडिशियरी को उनका अपना काम करने दिया जाए जो कि जुडिशियल काम है, और एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए कोर्ट मैनेजर्स को अपॉइंट किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो वे अहेड हम बात करते हैं वो है नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी। ठीक है, तो नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि आप पर्टिकुलर लिटिगेशंस कर रहे हैं तो उसकी पॉलिसी क्या होगी। जैसे गवर्नमेंट जो होती है वो लार्जेस्ट लिटिगेंट है, तो अराउंड 46% ऑफ केसेस में गवर्नमेंट एक पार्टी होती है ना। तो जब गवर्नमेंट इतनी बड़ी पार्टी है तो जब भी कोई केस आता है जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो वहां पर एक पॉलिसी होनी चाहिए, क्लियर कट तरीका होना चाहिए कि इस टाइप से जो है पूरा प्रोसेस फ्लो होगा। ठीक है, तो ये हमारा नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी का फॉर्मेट हो गया। ठीक, इसके अलावा हम लोग को और जो चीजें करनी है वो है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में हम लोग ने ऑलरेडी इनिशिएटिव्स की बात की, इन्हीं इनिशिएटिव्स को हमें और एक्सपैंड करने की जरूरत है ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट को अच्छे से हैंडल कर पाए। ठीक है, और फाइनली जो लास्ट चीज बचती है वो है ट्रेनिंग। अब देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, तो अगर अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है तो ओवरऑल जो काम होता है वो जल्दी हो जाता है और बेटर परफॉर्मेंस के साथ होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो भी पर्सन इन्वॉल्व है, चाहे वो जजेस हों, चाहे वो लॉयर्स हों, चाहे वो कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के लोग हों, रजिस्ट्रार्स हों, ठीक है, उन सभी की ट्रेनिंग इस मामले में होनी चाहिए कि कैसे प्रोसेस फ्लो को बेटर किया जा सकता है। जैसे कि बहुत सारे एडजर्नमेंट्स आते रहते हैं, तो एक तरीके से ट्रेनिंग की जरूरत है कि इतने एडजर्नमेंट्स को लाने की जरूरत ना पड़े और जो भी केसेस की हियरिंग हो रही है वो हियरिंग समय पे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉसिबल वे अहेड। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है कोलिजियम, यानी कि अपॉइंटमेंट सिस्टम से रिलेटेड बातें। ठीक है, तो अब देखिए कोलिजियम सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कहां से आया। तो हम लोग ने जैसा कि अभी डिस्कस किया कि कोलिजियम सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया था कि जो प्रेसिडेंट है वो हायर कोर्ट की जुडिशियरी को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, ये बात बोली गई थी और ये बात जो है आर्टिकल 124 के अंडर बोली गई है। 1973-74 तक सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा नॉर्मल सिस्टम से चलता है। बाद में क्या हुआ कि देखिए 1982 में फर्स्ट जजेस केस आया है, और उस फर्स्ट जजेस केस में ये बात एक डिस्कशन उठा था कि जब कंसल्टेशन की बात आती है, क्योंकि वहां पर जो आर्टिकल 124 है वहां पर लिखा गया है कि प्रेसिडेंट जजेस को अपॉइंट तो करेंगे बट इन कंसल्टेशन विद द जुडिशरी। तो कंसल्टेशन का क्या मतलब है? कंसल्टेशन का मतलब होता है बात करना। तो अगर बात करना है, बात हमने कर ली, फिर मेरे ऊपर है कि हम वो बात मानना चाहें या ना माने। तो प्रेसिडेंट के ऊपर भी यही लिखा हुआ था कि उन्हें कंसल्टेशन करना है, तो ठीक है वो कंसल्ट कर लेंगे जुडिशरी से, बाकी वो मानना उनके ऊपर, वो चाहे तो अपॉइंट उसको करें जिसको वो चाहते हैं और चाहे तो अपॉइंट उसको करें जिसको जुडिशरी रेकमेंड कर रहा है, बट दैट इज अप टू हिम। 1982 फर्स्ट जजेस केस में ये बोला गया कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं होता है, यानी कि प्रेसिडेंट इज फ्री टू डिसाइड कि वो जुडिशरी की बात से सहमत है या नहीं है इन केसेस ऑफ अपॉइंटमेंट। उसके बाद एक सेकेंड जजेस केस आया, सेकेंड जजेस केस जब आया तो उसमें यह कहा गया कि नहीं, कंसल्टेशन का मतलब है कंकरेंस। और कंसल्टेशन का मतलब जब कंकरेंस है, इसका मतलब कि जो भी एडवाइस जुडिशरी ने दिया है उसी एडवाइस को मानना यहां पर जरूरी है। उसके बाद थर्ड जजेस केस आया जहां पर यह बोला गया कि कंसल्टेशन में जो भी प्रेसिडेंट है वो कंसल्ट करेंगे विथ द चीफ जस्टिस एंड 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस। ठीक है, तो यहां पर कोलिजियम को एक्सपैंड किया गया, बोला गया कि कोलिजियम बनाया जाएगा
उस कोलिजियम में जो चीफ जस्टिस है प्लस 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, ठीक है। तो ये है इवोल्यूशन की यहाँ पर कोलिजियम सिस्टम इंडिया में कैसे आया। ये ध्यान रखने की बात है कि ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन की गई थी, इस चीज को जुडिशियल इनोवेशन के थ्रू इन पर्टिकुलर 3 जजेस केस के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ कोलिजियम सिस्टम क्या है, ठीक है। तो एडवांटेजेस ऑफ कोलिजियम सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहली चीज है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस इंश्योर होती है, क्योंकि जो जुडिशियरी है वही अपॉइंट कर रही है ना, तो इससे जुडिशियल इंडिपेंडेंस इंश्योर हो जाती है। सेकेंड चीज क्या हो जाती है कि इससे पॉलिटिसाइजेशन अवॉइड होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि ये तरीका वहां पर यूएस में अप्लाई नहीं होता, तो यूएस में कई बार एलिगेशंस लगते हैं कि पॉलिटिसाइज्ड चॉइस है जजेस की, ठीक है, जबकि इंडिया में पॉलिटिसाइजेशन नहीं हो सकता क्योंकि पॉलिटिशियंस का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। यहाँ पर जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं, तो पॉलिटिशियन रिड्यूस हो जाता है। तीसरी चीज की ये कंसल्टेटिव प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर चीफ जस्टिस 4 और लोगों के साथ बात कर रहे हैं, उसके बाद ही कुछ फाइनलाइज हो रहा है, यानी कि दिस इज अ गुड कंसल्टेटिव प्रोसेस। और चौथी चीज की गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि जैसा हम लोग ने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट तो 46% केसेस में खुद ही लिटिगेंट है, तो जो पार्टी खुद ही 46% केसेस में इन्वॉल्व है वो तो यही चाहेगी ना कि जो उनके प्रेफरेंस के जजेस हो उनके अपॉइंट किया जाए। तो इसलिए 46% केसेस में जो पर्टिकुलर पर्सन पार्टी हो, दैट शुड नॉट बी अ पार्टी टू द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो ये कोलिजियम सिस्टम का एडवांटेज है कि यहां पर ये चीज रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो ये हम लोग ने डिस्कस कर ली कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं कोलिजियम सिस्टम के। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ड्रॉबैक्स क्या है। अब देखिए, कभी भी सिस्टम अगर ओपेक रहेगा तो वहां ड्रॉबैक्स रहेंगे। तो सबसे बड़ा यहां पर ड्रॉबैक यही है कि ये ओपेक सिस्टम है पूरा, यानी कि किसी जज को क्यों अपॉइंट किया जा रहा है, क्यों नहीं अपॉइंट किया जा रहा है, ये दोनों ही बातें कहना इम्पॉसिबल है। किसी को क्यों रिमूव किया गया, ट्रांसफर किया गया, ये सारी बातें किसी को नहीं पता, क्योंकि कोलिजियम सिस्टम में जो डिस्कशन हुआ वो डिस्कशन वहीं पर रह जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर नेपोटिज्म के चांसेस भी होते हैं। नेपोटिज्म का मतलब क्या हो गया कि जो भी जज हैं वो अपने ही फेवरेबल जज को अपॉइंट कर रहे हैं, जो उनकी फैमिली से, उनके डिफरेंट कंसिडरेशन से हो सकता है, ठीक है। जिसके लिए हम लोग ने एक बात की थी जिसका वर्ड था अंकल जज सिंड्रोम। ओपेकनेस, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, नेपोटिज्म, ये सारी बातें हुई। एक और बात है कि ये कोलिजियम वगैरह में टाइम बहुत लगता है अपॉइंटमेंट में, तो इस टाइम को बेटर इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है कि हम पेंडेंसी ऑफ केसेस को खत्म कर लें, रादर देन कि हम लोग बहुत सारा टाइम इस पे स्पेंड करेंगे किसको अपॉइंट करना है और किसको नहीं अपॉइंट करना है। एंड फाइनली दिस गोज अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड procedures. क्यों it goes against established procedures? Because constitution has not told about this thing. Constitution asked to have a coordination between executive and judiciary. तो ये judicial independence ऐसा absolute होने की बात तो नहीं की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये एक ड्रॉबैक है कि फिलोसफिकली भी यहाँ पर एक दिक्कत है विद द कोलिजियम सिस्टम। तो व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड, ठीक है, यहाँ पे इश्यूज हैं, ये तो अग्रीड है, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड में देखिए, सबसे पहले तो अगर एक मैनुअल क्रिएट किया जाए और उस मैनुअल को जुडिशरी पे और एग्जीक्यूटिव पे बाइंडिंग किया जाए कि अगर एनजेएसी जैसी कोई एक बॉडी बनाई जाए और एनजेएसी जैसी बॉडी में जिस चीज से प्रॉब्लम थी कोर्ट्स को, वो ये थी कि वहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल वाज इक्वल। 3 लोग जुडिशरी से आ रहे थे और 3 लोग आउट ऑफ जुडिशरी से आ रहे थे। तो अगर वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस चाहते हैं तो यहाँ पर 3 लोग जुडिशरी और 2 लोग आउटसाइड जुडिशरी भी हो सकते हैं। बट एनजेएसी के सेटअप में एटलीस्ट एक ट्रांसपेरेंसी है। तो अगर एक मैनुअल क्रिएट किया जाए जिसमें एनजेएसी को इन्वॉल्व किया जाए और वहां पर एक नया कुछ मेथड बनाया जाए, तो इस तरीके का एक वे फॉरवर्ड किया जा सकता है जिसमें हम लोग इस तरीके का काम कर सकते हैं। दूसरा एक वे फॉरवर्ड ध्यान रखना है कि जब हमें कमी हो रही है जजेस की या केसेस की पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो हम एडहॉक जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं फॉर अ टेम्पररी बेसिस, जो एक्सपीरियंस्ड हैं और जो रिटायर हो चुके हैं, ताकि उनकी एक्सपर्टीज को यूज करके हम पेंडेंसी को रिड्यूस कर पाए, ठीक है। तो ये हमारे वे फॉरवर्ड हो गए अबाउट द कोलिजियम सिस्टम। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विद इन द जुडिशरी, वो है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, ठीक है।
अब देखिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज एक प्रपोज्ड जुडिशियल सर्विस है, ये अभी एग्जिस्ट नहीं करती है, ये एक प्रपोज्ड जुडिशियल सर्विस है। जिस तरीके से ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज कौन सी हैं इंडिया में? एक हो गया IAS, दूसरा हो गया IPS और तीसरा हो गया IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, ये तीन यहां पर इंडिया में ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। और ऑल इंडिया सर्विस के लिए आर्टिकल आप लोग पता करेंगे कौन सा है, राज्यसभा मेजॉरिटी से अलाउ कर सकती है टू मेक एन ऑल इंडिया सर्विस। ठीक है, ये आप पता करिएगा। तो अगर ऑल इंडिया सर्विस बनानी है राज्यसभा के थ्रू, ठीक है, तो उसके लिए ये प्रपोजल आया था 1970 से ये बात चल रही है कि एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाई जाए और उस ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के थ्रू अपॉइंटमेंट्स किए जाएं। ठीक है, तो अभी तक ये काम क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए इसमें क्या है कि एक चीज और हम लोग देख लेते हैं कि आर्टिकल 233 और 234 ये दोनों अलॉट करते हैं पावर कि जो पावर रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट की जुडिशियल सर्विसेज की, वो SPSC यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और हाई कोर्ट इनके पास रहती है अंडर आर्टिकल 233 एंड 234। तो ये आप मेंशन कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज को यूज किया जा सकता है फॉर द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। ठीक है, अब इसके फेवर में अगर हम बात करें कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस से क्या फायदा होगा, ठीक है, अभी आप देखेंगे कि अलग अलग कोर्ट्स के बहुत सारे अलग अलग जजमेंट्स आते हैं ऑन द सेम टॉपिक ऑन द सेम लॉ। ठीक है, तो वो यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगा। ठीक है, तीसरा हम यहाँ पे भी जैसे देखते हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी के लोग आते हैं, तो क्वालिटी ऑफ जजेस भी इंप्रूव हो जाएगी अगर हम इसको ऑल इंडिया सर्विस के तौर पे रखते हैं और एक सिंगल एग्जाम करते हैं। देखिए एक्सेसिबिलिटी का इशू तो आता ही है ना, अगर डिफरेंट स्टेट्स में एक डेट पे एग्जाम हो सकता है, एक ही पर्टिकुलर पर्सन है तो वो कितने स्टेट्स तक मूव करेगा एक ही एग्जाम को देने के लिए, है ना। इसी सब तरीकों की वजह से ही क्या होता है कि एक्सेसिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, जिस वजह से अगर आपको याद हो कि नीट का एग्जाम लाया गया था मेडिकल के लिए, उसका भी यही लॉजिक था कि भाई एक पर्टिकुलर पर्सन है वो इंडिया के कितने स्टेट्स को ट्रैवल करेगा वही एग्जाम स्टेट के लिए देने को। इससे अच्छा कि आप एक सिंगल एग्जाम दे दीजिए और उस सिंगल एग्जाम के बेसिस पे आपको जिस स्टेट में सीट मिलना होगा उस स्टेट में मिल जाएगी। सिमिलरली फॉर AIJS कि अगर आप एक सिंगल एग्जाम दे दीजिए और उस सिंगल एग्जाम के बेसिस पे जो भी आपकी रैंक आएगी, आपको कैडर आपको उस बेसिस पर आपकी प्रेफरेंस और कैडर के बेसिस पे अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एडवांटेज हो जाएगा कि क्वालिटी ऑफ जजेस इस वजह से इंप्रूव हो सकती है बिकॉज एक्सेसिबिलिटी काफी बढ़ जाएगी यहाँ पर। अगली चीज क्या है कि इंडिया में वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं, तो अगर इतनी ज्यादा वैकेंसीज है मतलब क्लोज टू 40% हाई कोर्ट में अभी वैकेंसीज हैं और सेम चीज पर्कुलेट होती है लोअर कोर्ट्स में भी। ठीक है, तो अगर इतनी ज्यादा वैकेंसीज हैं तो जरूरी है कि हम एक्सपेडाइटेड तरीके से एग्जाम्स करवाएं और ज्यादा से ज्यादा जजेस को अपॉइंट करें, ताकि जो हमारी अभी प्रॉब्लम हो रखी है यहाँ पर कि जुडिशरी में केसेस रिजॉल्व नहीं होते, 10 साल 15 साल 20 साल लग जाता है, वो हम सॉल्व कर सकते हैं। इस चीज को इकोनॉमिक सर्वे में एक नाम भी दिया गया था, मत्स्य न्याय। ये आप लोग चाहें तो वहां पर कोट भी कर सकते हैं कि जिस तरीके से हमारी जुडिशरी काफी स्लो है अभी, तो इस वजह से लार्ज एनिमल ईट्स स्मॉलर एनिमल, ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया है फिलहाल के लिए। ठीक है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट एक रेगुलेटर है, जो अंपायर है, वो समय पे जजमेंट्स नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमारे पास अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस नहीं है उसके होने से क्या क्या यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक चीज और देख लेते हैं कि एक सोशल एडवांटेज भी है कि अगर AIJS हो जाएगा तो रिजर्वेशन पॉलिसी भी यूनिफॉर्म हो जाएगी, तो रिप्रेजेंटेशन के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे फॉर ऑल द कैटेगरीज जो कि वल्नरेबल हैं, चाहे फिर वो विमेन की कैटेगरी हो, चाहे वो फिजिकली डिसेबल्ड हो, ठीक है, या फिर बैकवर्ड कास्ट हो। तो जिस तरीके से भी अभी तक रिजर्वेशन मिलता आया है वो रिजर्वेशन हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर ऑल द जुडिशरी। और जब लोअर लेवल पे ये अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाएगा तो वही पर्कुलेट करके हायर लेवल पे हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट्स में भी हम लोग को दिखाई देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके इश्यूज क्या हो सकते हैं, ड्रॉबैक्स। ठीक है, तो एडवांटेजेस तो हमें काफी दिख रहे हैं कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं तो इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बट इश्यूज क्या क्या हैं। तो हम लोग देखिए सबसे पहला इशू हम लोग स्ट्रक्चरल इश्यूज की बात करते हैं। स्ट्रक्चरल इश्यूज में सबसे पहला इशू है लैंग्वेज बैरियर।
अगर कोई पर्सन लेट्स से कि बिहार से जा रहा है और उनका तमिलनाडु कैडर मिलता है, तो लैंग्वेज इशू सबसे बड़ा होगा कि लोकल लैंग्वेज उनको पहले समझनी होगी, और गिवन की जुडिशरी बहुत ज्यादा लैंग्वेज स्पेसिफिक चीज होती है, इसलिए एक ही बात के मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, डिफरेंट लोकल कस्टम्स हो सकते हैं, जो कि लेट्स से कि बिहार के पर्सन को तमिलनाडु के लोकल कस्टम्स नहीं पता होंगे, राइट, एंड वाइस वर्सा। तो ये एक लोकल वाला इशू तो हमेशा आ सकता है विद इन द दिस ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की स्ट्रक्चरली एक प्रॉब्लम आएगी। सेकंड की ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है इसको अंडरमाइन भी कर सकता है, क्योंकि अब एग्जाम्स जो हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन के पास चले गए। पब्लिक सर्विस कमीशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उस बॉडी का अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट, और वो रिकमेंडेशंस जो है वो जनरली सीनियर सिविल सर्वेंट्स वगैरह होते हैं जो गवर्नमेंट से उन्होंने गवर्नमेंट से बहुत समय तक काम किया होता है। तो ये कई बार जुडिशरी को लगता है कि जो उनकी अपनी इंडिपेंडेंस है अभी तक, वो इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं पर कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज की बात करें तो देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी कंसेंसस है कि कंसेंसस नहीं है कि कौन से लेवल की पोस्ट तक इसको रखा जाए, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल तक रखा जाए या फिर उनसे नीचे रखा जाए या फिर उनसे नीचे रखा जाए। तो किस लेवल तक की पोस्ट्स को हमें यहां पर रखना है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जुडिशरी के लिए हो पाएगा थ्रू द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, ठीक है। दूसरी चीज की चलो ये सब तो ठीक है, बट जो कोर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई या फिर जुडिशियल डिलीवरी की जो हमने बात की, तो वो सारे इससे एड्रेस नहीं हो रहा है। आप कितने भी जजेस को रख लें, बट अगर आपके बेसिक नॉर्म्स क्लियर नहीं हो पा रहे तो आपका नंबर ऑफ जजेस रखने का बहुत ज्यादा पर्पस नहीं रह जाता है। तो ये जरूरी है कि हम वो जो जुडिशियल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना स्टार्ट करें, ठीक है। तीसरा क्या है कि जो एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग जजेस हैं या फिर ये सब लोग हैं, इनके प्रमोशनल एवेन्यूज का क्या होगा, इसके लिए हमें एक सॉल्यूशन भी चाहिए होगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं कर सकते कि जो एग्जिस्टिंग है उनके प्रमोशनल एवेन्यूज खत्म हो जाएं, बिकॉज हम एक नया ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस लाने वाले हैं। तो ये चीजें हमें सॉर्ट आउट करना सबसे पहले जरूरी है। चौथा, हम वैकेंसीज की बात कर तो रहे थे, बट क्या ऑल इंडिया सर्विस होने से वैकेंसीज नहीं होती हैं? ऐसा भी नहीं है। अब देखिए आईएएस में एज ऑफ नाउ 20 से 22% वैकेंसीज चल रही हैं, और कोर्ट्स में जैसा कि हम लोग ने बात किया कि क्लोज टू 35 to 40% वैकेंसीज है, और ये दोनों ही जगह जो है ये डिफरेंट सिस्टम्स फॉलो किए जा रहे हैं। बेसिकली 20% वैकेंसी चलिए इससे तो कम है, बट ये भी कोई बहुत ज्यादा कम नहीं है। वैकेंसीज इतनी ज्यादा क्यों है ऑल इंडिया सर्विस होने के बाद भी, रेगुलर एग्जाम्स होने के बाद भी, ठीक है। तो अगर हम कहें कि यही एक सॉल्यूशन है सारी चीजों का, तो ऐसा भी नहीं है, जैसा कि हमको आईएएस के एग्जाम्स में ये चीज दिख रही है। और एक सोशल ड्रॉबैक ये हो जाएगा कि यहाँ पर फिर से एक क्लास डिवाइड की पॉसिबिलिटी है। क्यों क्लास डिवाइड की पॉसिबिलिटी है? क्योंकि जहां पर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंडिया में बहुत ज्यादा होते हैं वहां पर हो जाता है कमर्शियलाइजेशन, और कमर्शियलाइजेशन में अच्छी एजुकेशन वही अफोर्ड कर सकता है जिसके पास थोड़ा पैसा हो, ताकि वो पर्टिकुलर चीजों को पढ़ पाए, समझ पाए, या कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह से हेल्प ले पाए। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि क्लास डिवाइड जो है थोड़ी सी बढ़ जाए, ठीक है। तो ये सारा है। अब देखिए वे फॉरवर्ड इसमें काफी क्लियर सा है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस है तो अच्छी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओवरऑल दिस इज अ गुड प्लान्ड स्टेप, बट एट द सेम टाइम इसमें बहुत ज्यादा अभी सोचने की जरूरत है कि इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। इस टाइप का आप कुछ कंक्लूजन लिख के आंसर को खत्म कर सकते हैं। Now let's move to the next topic and the final topic. बीपीएससी वो की है परीक्षा के लिए जो मेंस का जुडिशियल एक्टिविज्म। उसके लिए हम लोग ने डिस्कस भी किया था कि इस पे क्वेश्चंस आए थे कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है और इस पे हम लोग को क्या तरीके से इसको डील करना है। तो देखिए जुडिशियल एक्टिविज्म के पहले हम चलते हैं कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। ब्रॉडली किस ये हम लोग ने तब समझा था जब हम डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कर रहे को थे। आंसर दे रहे हैं, तो हमें जुडिशियल रिव्यू का मतलब हुआ कि अगर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर कोई एक पर्टिकुलर लॉ बनाता है या कोई रूल बनाता है तो उसको रिव्यू करने की पावर जुडिशरी के पास होती है, ठीक है। अब वो किस तरीके से उसको रिव्यू कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि जुडिशियल रिव्यू बताने का तो यहाँ पे स्कोप नहीं है, क्योंकि एक्टिविज्म आई एम अज्यूमिंग दिस कि आपको ये या सब पता फिर है ऑलरेडी overreach क्या होता है, सेक्युलर क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है वगैरह, ठीक है। यहाँ पे हम देखिए जुडिशियल रिव्यू की पावर तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही दी गई है, कर सकते हैं। बट कई बार जो भी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं उसके बियॉन्ड जाके जुडिशरी कुछ इंटरप्रेट करती है। थर्ड चीज जो हम लोग बात करते हैं जब वो इंटरप्रिटेशन इज फॉर द ओवरऑल पब्लिक गुड है यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, ठीक है, ऑफ नेशन
और लोग उसको मानते हैं अच्छे से, तब ये कहा जाता है कि जुडिशियल इसके अलावा एक्टिविज्म एक है। और term फॉर है, एग्जांपल fraternity। सीएनजी को इंक्लूड करना यानी कि इन दिल्ली, brotherhood। ये एक पर्टिकुलर केस के थ्रू आया था, तो ये एक एक्टिविज्म कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का और इस प्रियम्बल बट का ये ओवररीच में क्या हो गया कि आपने सोचा तो था कि कुछ पब्लिक गुड आप करने जा रहे हैं, बट आप लोगों के फ्रीडम को वायलेट कर रहे हैं या फिर आप ऐसा काम कर रहे हैं जो बेसिकली सोसाइटी के बहुत ज्यादा फायदे में है। नेक्स्ट चीज जो हम लोग बात करेंगे वो कुछ बहुत ज्यादा आपके करने से हो जाए ऐसा होगा, लाइकली सा क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल नेशनल एंथम को मैंडेटरी करना क्या है इन द सिनेमा तो हॉल, इसके पॉइंट्स आप लोग ध्यान कर लीजिए। दिस वाज वाइडली कंसीडर्ड एज जुडिशियल ओवररीच, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन। रीजन बीइंग कि ये काम इनका था नहीं, सबसे ये काम एग्जीक्यूटिव का हो सकता है, ये काम कुछ हद तक लेजिस्लेचर का भी हो सकता है, बट जिनको इंटरप्रिटेशन करना है उनका ये काम नहीं था कि वो मैंडेटरी कर दें जाके कि नेशनल एंथम हर सिनेमा हॉल में मैंडेटरी रहेगा, जो भी हम ठीक है। सिटीजंस हैं हमारे लिए क्या तो क्या वी हैव डिस्कस्ड कि ये किस टाइप का हो सकता है, वो सारी चीजें। अच्छा एक एग्जांपल आप लोग इसमें और लिख सकते हैं जो कि जुडिशरी से ही रिलेट होता है ओवररीच का, वो है कि कोर्ट ने जॉली LLB 2 करके एक मूवी आई थी, एक फ्रेमवर्क उसमें कट्स ऑर्डर किए, यानी कि अगर हम बोल जबकि रहे हैं ऑलरेडी इंडिया ये एक काम तो रिपब्लिक सेंसर है, बोर्ड करता तो है, अब कुछ भी ये हो जाए, जुडिशरी का इंडिया काम एक नहीं था। नहीं Still they went for an overreach and they tried to do this particular thing, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन में कि जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या होता है, ये हमने समझ लिया। ये सपोर्ट कैसे होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी हमने समझ लिया कि अगर हम आर्टिकल 13 की बात करेंगे, जैसा हम लोग ने उस दिन भी डिस्कस किया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कि आर्टिकल 13 में कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है, रेड विथ आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 जो कि हाई कोर्ट्स के लिए होता है, ठीक है। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप इन सब चीजों को यहां पर मेंशन कर देंगे कि ये किस तरीके का होता है, ठीक है। अच्छा इसका जो इवोल्यूशन हुआ था वो हुआ था PILs के थ्रू, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, जो 1980s में स्टार्ट हुई थी। वहां से हमारे पास एक्टिविज्म का स्कोप बहुत बढ़ गया है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्टिविज्म हमको तब से देखने को मिल रहे हैं, और जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है वैसे वैसे वर्ल्ड ओवर ये एक्टिविज्म के कॉन्सेप्ट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो पहले वाला जो जुडिशरी का नॉर्म जनरली चलता था वो था कि अगर कुछ लिखा हुआ है तो आप उसको इंटरप्रेट कर दो, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है लॉ में तो आप नया मत बनाओ, ठीक है। बट अब जो नॉर्म आ गया उसके हिसाब से बोलते हैं कि जो लिखा हुआ है वो तो इंटरप्रेट करना ही है, बट अगर नहीं लिखा हुआ है तो उसको ऐड भी कर देना है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट गिव्स स्कोप फॉर जुडिशियल एक्टिविज्म इन द नेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ एक्टिविज्म क्या होते हैं। तो देखिए एडवांटेज यही है कि जिस टाइम पे एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है उस टाइम पे यहाँ पे कोर्ट्स स्टेप इन कर सकते हैं और कुछ काम कर सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट अंडर पब्लिक प्रेशर। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ये लोग होते हैं जो इलेक्ट होके आते हैं, अगर वो इलेक्ट होके आ रहे हैं तो वो काफी बार पॉपुलिज्म पे फंस जाते हैं और वो स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं ले पाते। बट गिवन कि कोर्ट्स के पास ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, कोर्ट्स के लोग जो हैं वो सिलेक्टेड, वो इलेक्टेड नहीं है, वो अपॉइंटेड है। तो जो अपॉइंटेड लोग हैं उनके पास इस तरीके का पॉपुलिस्ट वाला कोई प्रेशर नहीं रहता, तो वो कई बार ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव गैप को फुलफिल कर पाए। सेकेंडली यहाँ पे क्या है कि जुडिशरी कुछ इनसाइट्स प्रोवाइड करती है और वो इनसाइट्स पॉलिसी मेकिंग में और पब्लिक के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। थर्ड बात की जो कॉन्फिडेंस है लोगों का वो जुडिशरी में काफी ज्यादा है और उसको मेंटेन रखने का ये तरीका होता है कि अगर मान लीजिए आपको पुलिस से, कोर्ट्स, पुलिस से और गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है या फिर जो डिपार्टमेंट्स हैं सरकार के वहां से कोई हेल्प नहीं मिल रही है, तो उस केस में आप सीधा जाके कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो कोर्ट अगर कुछ पर्टिकुलर एक्शन ले लेता है तो लोगों का कॉन्फिडेंस वहां पर बना रहता है। चौथी चीज की कभी कभी लेजिस्लेशन जो है वो फास्ट हो जाता है इस वजह से, क्योंकि जैसा आपको पता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो होते हैं वो थोड़े स्लो होते हैं और कभी कभी हमारे पास उतना समय होता नहीं। जैसे हम लोग ने दिल्ली की बात की थी कि दिल्ली में CNG का इंट्रोडक्शन जो है वो जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू आया, तो अब अगर कंसेंसस बनवाने के लिए बात होती, डिफरेंट पार्टीज से कंसल्टेशन होता, वहां पे पास होता, वहां से पार्लियामेंट में जाता, वहां से पास होने के लिए स्कोप होता, तो इस सब में बहुत समय लग जाता। बट दिल्ली के पास शायद उतना समय था नहीं कि वो इतने पॉल्यूटेड व्हीकल्स को इतने समय तक सस्टेन कर पाए, ठीक है। तो ये एक फायदा हो गया कि लेजिस्लेशन जो है वो एक्सपेडाइट हो गया। एक्सपेडाइट मतलब ये चीज फास्ट हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो देखिए अब जब ड्रॉबैक्स हैं या डिसएडवांटेजेस हैं एक्टिविज्म के तो वो भी हैं।
पहली चीज तो कि हम एक्टिविज्म और ओवररीच, इसमें काफी एक फाइन लाइन होती है, और कब वो लाइन इधर से उधर चली जाती है वो कई बार क्लियर नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम ध्यान रखना है। दूसरा है एसओपी। एसओपी मतलब सेपरेशन ऑफ पावर। तो एक रीजन था ना कि एग्जीक्यूटिव को अलग काम दिया गया था, लेजिस्लेचर को अलग काम दिया गया था और जुडिशियरी को अलग काम दिया गया था। बट अगर जुडिशियरी बाकी लोगों के डोमेन में एनक्रोच करेगा तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो कहीं ना कहीं यहां पर जाके अफेक्ट होता है, ठीक है। एक और चीज आती है कि यहां पर जज मेड लॉस की पॉसिबिलिटी होती है। जज मेड लॉस का क्या मतलब हुआ कि एक पर्टिकुलर जज को कुछ पर्टिकुलर चीज लगती है तो उन्होंने उस पर जजमेंट पास कर दिया, और वो जजमेंट जो पास हो गया वो प्रेसिडेंट बन जाता है, यानी कि वो लॉ बन जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर कंसल्टेटिव प्रोसेस नहीं हुआ। अगर एक लॉ बनता है तो वो दोनों हाउसेस से पास होता है, बहुत सारे लोग डिस्कशन करते हैं, गवर्नमेंट होती है, ऑपोजिशन होता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है वो। बट यहां पर तो ऐसा नहीं है। यहां पे लॉ की वो प्रॉपर स्क्रूटनी ही नहीं हो पाती, और जब प्रॉपर स्क्रूटनी नहीं हो पाती तो ये जज मेड लॉज जो है वो इंडिविजुअल लॉज जैसे बन जाते हैं। तीसरी चीज क्या होती है कि लेजिस्लेटिव कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि अब फिर कई बार जो पार्लियामेंट है या फिर जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनको समझ में नहीं आता कि किस तरीके के लॉ बनाए जाएं जो कि जुडिशरी से आराम से पास हो जाएं और जहां पर ये प्रॉब्लम एक्टिविज्म की ना आए। तो लेजिस्लेटिव कंफ्यूजन इज नॉट गुड फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, और ये इकोनॉमिक्स को भी अफेक्ट करता है कि यहाँ पर लोग भी डाउट में रहते हैं, जो बिजनेस है वो भी डाउट में रहते हैं, और जो गवर्नमेंट है वो भी डाउट में रहती है कि एक्चुअल में इस पर्टिकुलर चीज का होना क्या है। तो ये कंफ्यूजन इज नॉट गुड, ठीक है। बाकी हम लोग ने जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस ओवररीच तो डिस्कस ऑलरेडी कर ही लिया है कि ये क्या होता है। तो ये हमने ड्रॉबैक समझे। बस वे अहेड क्या है, तो देखिए वे अहेड फॉर जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है कि जुडिशियल एक्टिविज्म इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज एक्सपेडाइट हो पाई जो शायद नॉर्मली ना होती, चाहे वो विशाखा गाइडलाइंस हो अगेंस्ट सेक्सुअल हैरासमेंट, चाहे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं। बट आप इसको एक नॉर्म नहीं बना सकते, ठीक है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म इज गुड, बट व्हेन इट इज वेरी स्पोरेडिकली यूज्ड एंड यूज्ड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी कंसीडर्ड, ठीक है। बट अगर आप इसको रेगुलरली यूज करने लगोगे तो दैट एक्टिविज्म विल बिकम एक्चुअली ओवररीच, ठीक है। इस टाइप से आप आंसर्स को अपने सर्कुलेट कर सकते हैं कि आपको कैसे बनाना है। एंड दिस एंड्स द क्लास। अगर आप लोग को कुछ और इस पे डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.